हमारी इस सीरीज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक टाउन के सिटी गेट का एंट्री के सीन दिखाया जाता है। वहां पर कुछ गार्ड्स जोरों जोरों से किसी का नाम लेकर चिल्लाने में लगे हुए होते हैं, रेमोंड, हे रसियल रेमोंड। और जब वह कार्ड देखता है तो उस कार्ड को देखने के बाद एक पल के लिए वह भी घबरा जाता है और सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में जब उसे उस प्लेट को पढ़ता है तो उस पर रेमोंड का नाम लिखा हुआ होता है। और तभी उसके सामने एक लड़के को दिखाया जाता है। जब उसकी शक्ल को देखता है तो उसकी शक्ल को देखकर तो ऐसा लगता है कि न जाने यह कितना ज्यादा गरीब है। इसको देखकर तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमें रेमोंड के बारे में बताया जाता है रेमोंड एक बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी और ये एक फाउंडिंग फैमिली है। और तभी हमें सामने ये लड़के के इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि इसका नाम रसियल रेमोंड है और ये बहुत ज्यादा नोबल हुआ करता था। लेकिन जब वह गार्ड उसकी इतनी या बुरी हालत कंडीशन को देखता है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इस चीज का एमसी है उसकी हालत इस समय पर बहुत ज्यादा खराब है। और हम जो गार्ड होता है मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार इसके कपड़ों के साथ क्या हुआ, ये इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुआ है। और वह गार्ड उसको देखकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा ये प्लेट चेक कर लिया है, तुम अंदर जा सकते हो। तभी दूसरा वाला गार्ड होता है वो पहले वाले गार्ड से पूछने लगता है, क्या तुम उस बंदे को जानते हो जो तुमने बिना किसी परेशानी के उसको वहां से जाने दिया। तभी वो जो बुढ़ा वाला गार्ड होता है वो उस जवान वाले गार्ड को बताता है कि ये रेमंड फैमिली से है, जो कि फाउंडिंग फैमिली है यहाँ की। लेकिन दूसरे वाले गार्ड को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है ये जानने के बाद और कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो अगर ऐसी बात है तो आखिरकार इसकी अपीयरेंस के साथ क्या हुआ, ये इस तरह कपड़े क्यों पहना है? इतना ज्यादा अमीर होने के बाद भी, एक एरिस्टोक्रेट यानी कि एक नोबल होने के बाद भी यह इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों फिर रहा है इस टाउन में? मुझे लगता है कि जो फाउंडिंग फैमिली है वो इतनी ज्यादा खास नहीं है इसको देखकर। तो दूसरा वाला बंदा कहता है, मैंने सही कहा ना? हाँ, और तो और मैंने ये भी सुना है कि व्हाइट टावर वाले जो लोग हैं वो मर्सनरीज को सर्च करने में लगे हुए हैं। क्या ये बंदा यहाँ पर काम करने के लिए आया है मर्सनरी के तौर पर? तभी दूसरा वाला गार्ड कहने लगता है कि अब इसे देखो तो जरा, इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब ये पीसेंट कहलाने के लायक भी नहीं है। और एक ऐसा ऐसा एरिस्टोक्रेट जो कि मर्सनरी के तौर पर काम कर रहा है। और जब इतनी सारी बकवास ये हमारा रेमंड सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में वहां से चला जाता है और मन में सोचते कहने लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा नॉइसी हैं, एक नंबर के बेवकूफ हैं के। और वो टाउन के अंदर घुस जाता है बिना किसी परेशानी के। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये टाउन देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और तभी हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये कैपिटल है कैमेलॉट। और तभी हमें उसे टाउन के अंदर दिखाया जाता है और वो मैजिक टावर के पास पहुंच जाता है और हमें मैजिक टावर का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर। और जब रेमंड उस मैजिक टावर को देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि इस पूरे के पूरे किंगडम के जितने भी गार्डियंस हैं वह यहीं पर मौजूद हैं और यहीं से निकलते हैं। एक समय की बात है, मैंने भी यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी ताकि मैं इस टावर में एंट्री कर सकूं। और इतनी ज्यादा मेहनत मैं उस समय पर इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं। जब इस देश में वॉर चलने में लगी हुई थी उस समय पर इस देश की सुरक्षा करते हुए मेरे फादर को मार दिया गया था और वह वहीं पर शहीद हो गए थे एम्पायर के वॉर के दौरान। इसी कारण हमें अपने पूरे के पूरे वहाँ उस कासल को यानी कि हमारे घर को हमें छोड़कर वहां से भागना पड़ा था और अपनी टेरिटरी यानी कि अपने इलाके को वापस हासिल करने के लिए मुझे मैजिक टावर में एंट्री पानी थी। यहाँ पर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जो कि जब उसके घर का ये हालत हो गई होती है, उसका घर प्राको मतलब जल रहा होता है आग में, तो वह रोते हुए अपनी मदर को याद कर रहा होता है और उसके गले में एक अजीब तरीके की रिंग लगी हुई होती है जैसे नेकलेस के तौर पर ये पहना हुआ होता है। और वो छोटा सा बच्चा यानी कि ये रेमोंड ही है, छोटा वाला, बचपन की यादें सोचने में लगा हुआ है और रोते वक्त अपनी मदर का नाम लेने में लगा हुआ है। लेकिन इस रिंग को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये किसी की आंख की तरह दिख रहा है, तो इसका ट्विस्ट आगे चलकर पता चलेगा। और हमारा एमसी कहने लगता है कि ये मेरे लिए बाकी में किसी इम्पॉसिबल ड्रीम के सपने की तरह था और बताता है कि जिससे पहले कि मैं इस टावर में अप्लाई करूं उससे पहले मुझे अकेडमी से निकाल दिया गया और उस वक्त मैं काफी ज्यादा छोटा था और पढ़ने में भी बिल्कुल होशियार नहीं था। यहाँ पर वहाँ के जो टॉप ग्रेड्स के अकेडमी वाले लोग थे उन्होंने वहाँ पर उसे अनाउंस कर दिया था कि तुम 3 बार से 3 साल से लगातार यहाँ पर फेल लेते हुए आने में लगे हुए हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए तुम्हें इस अकेडमी से निकाला जाता है आज से और अभी से। और बताता है कि ये हमारी अकेडमी की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है। मुझे पता है कि तुम थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए, लेकिन तुम अभी तक मैजिक सर्कल सिर्फ सेकंड सर्कल तक ही बना पाए हो और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जो माना वीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, जिसके कारण तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारी वीन्स में, तुम्हारी नसों में से माना पास नहीं हो पाता है इतनी ज़्यादा मात्रा में। आखिरकार तुम मैजिक छोड़कर कुछ और काम की तलाश क्यों नहीं करती हो? तुम कुछ और की प्रैक्टिस क्यों नहीं करती हो? कुछ और सीख लोगी मैजिक की जगह पर तो तुम्हारा ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब ये बात हमारा एमसी सुनता है तो ये सुनने के बाद उसका दिल टूट जाता है और ये अपने आप को ही दोष देने लगता है इस बात के लिए। और रेमंड अपने बारे में बताने लगता है और बताता है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैं अपनी बॉडी में माना नहीं स्टोर कर सकता ज़्यादा।
मैं सिर्फ माना ले ही नहीं सकता बल्कि माना निकाल भी नहीं सकता अपनी बॉडी से। और ये एक मेज के लिए ये सबसे ज्यादा बुरी परेशानी होती है और सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में, जो कि एक बिल्डिंग हमारा रेमोन यानी कि हमारा एमसी एक बिल्डिंग के पास में बैठा हुआ होता है और मन में सोचते कहने लगता है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने कई बहुत ज्यादा टास्क कंप्लीट किए हैं और उसी में मेरी किस्मत चमक गई और उसी किस्मत के कारण मैं आज सेकंड सर्कल का मेज बन गया हूँ। लेकिन अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं एक थर्ड रेड मेज हूँ। तभी अचानक से कहीं का दरवाजा खुलता है। यहाँ पर उस दरवाजे में से एक बंदा निकलता है और बाहर जाकर सभी को अनाउंस करता है कि हमने आज के जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी उन्हें पूरी कर लिया है, अब आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर आसपास कितने भी लोग होते हैं वो गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर जॉब का अप्लाई करने के लिए आधे दिन तक इंतजार किया है और तुम लोग कह रहे हो कि हम लोग यहाँ से चले जाए, तुम्हारे रिक्वायरमेंट पूरे हो गए। तभी दूसरा बंदा रोने लगता है और कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो बंदा आकर कहने लगता है कि तुम जैसे गरीबों को यहाँ पर कोई हक नहीं है आने का और भिखारियों की बस इतनी ही औकात है, तो तुम खुद चूज नहीं कर सकते हो कि आखिरकार तुम्हें क्या जॉब करनी है। तभी वहाँ से बंदे निकलते हुए दिखा जाता है। तो जब रेमोंड ये बात सुनता है तो वह भी इस वक्त काफी ज्यादा उदास होता है। लेकिन जब ये बाकी के लोग होते हैं वो आपस में बात करते जा रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक म्यूजियम है जहाँ पर गार्ड्स की जरूरत है, हम लोग वहाँ पर जाकर जॉब के लिए अप्लाई की ट्राई क्यों नहीं करते। दूसरा बंदा कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या बात करने में लगे हुए हो। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि वह सभी के सभी लोग फर्स्ट सर्कल वाले बंदे को देखने में लगे हुए हैं ताकि वह क्लीनिंग का काम कर सकें, यानी कि सफाई का काम। और अगर मैं वहां पर जाता हूं तो मैं बस अपने आप को वहां पर शर्मिंदा करवाऊंगा और कुछ नहीं। और रेमोंड उनकी सारी की सारी बातों को सुन लेता है और कुछ सोचने लगता है और आसमान की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा उदास चेहरा बना लेता है और वह अपनी पॉकेट को जाकर चेक करने लगता है। लेकिन जब वह अपनी पॉकेट को जाकर चेक करता है तो उसके पॉकेट में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हुए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, तो अभी उसे उस लाइब्रेरी उस म्यूजियम में जाकर काम देखना ही पड़ेगा। तभी हमें इस ग्रेट लाइब्रेरी की ग्रेट म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम लोवेरियम है। यहाँ पर एक गार्ड सभी के सभी लोगों को दिखा रहा होता है कि ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है इस किंगडम की, सॉरी गाइस म्यूजियम है इस किंगडम का सबसे ज्यादा, और यहाँ पर हर तरीके का आर्टिफैक्ट और बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल चीजें रखी हुई हैं। और बताता है कि यहाँ पर एरिस्टोक्रेट जाने की नोबल लोग यहाँ पर इस म्यूजियम के देखने के लिए आने वाले हैं अगले हफ्ते। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर की जो सफाई है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कर दी जाए ताकि उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई भी गंदगी ना दिखे। और वह सभी को उसका काम समझाने लगता है और रेमंड भी उन्हीं में से एक बंदा होता है, उसे भी सफाई का काम सौंपा जाता है। और तभी वह गार्ड जाकर सभी से कह रहा होता है कि अपने जब तुम विंड मैजिक का इस्तेमाल करो यहाँ की सफाई करने के लिए तो तुम इस बात को सावधान रखना कि तुम अपने विंड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। अगर यहाँ पर कोई भी आर्टिफैक्ट या फिर कोई भी चीज टूट गई तो उसका भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा अपनी जान से, और तुम इस बात को लेकर जरूर पछताओगे कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो तुम अपना काम बिल्कुल सावधानी से करना। लेकिन जो रेमंड होता है जब सभी के सभी आइटम्स को देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि ये सारी की सारी इन चीजों को देखो तो जरा, ये पक्का यहाँ पर सभी के सभी आइटम्स यहाँ पर फेक हैं, ये कितना ज्यादा ड्रामा करने में लगा हुआ है बंदा। और तभी वह लोग किसी बड़े से गेट से होकर गुजरते हैं। तभी उसकी नजर एकदम से रेमंड की नजर उसकी तरफ जाती है और उसे उसके उस दरवाजे के अंदर से कुछ महसूस होने लगता है जिसको देखकर वह बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते कहने लगता है कि ये जगह कुछ जानी पहचानी से लगने में लगी हुई है। और तभी उस रूम का जब नाम पढ़ता है तो उस रूम का नाम होता है फैंटास्टिकल स्पीसीज रूम, जिसको पढ़ने के बाद वो बेकार सा चेहरा बनाने लगता है कि जैसे कि ये कैसा नाम है, ऐसा सोच रहा हो। लेकिन पता नहीं कि उसकी जेब में कुछ ऐसी चीज रखी हुई होती है वो जोरों जोरों से शोर मचाना चालू कर देती है, जिसको देखकर वह भी एकदम से सरप्राइज हो जाता है और उसकी जेब में कुछ रखा हुआ होता है वो जोरों से चमकना चालू हो जाता है, जिसको देखकर वो अपना हाथ जेब में डालता है और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये चीज इतनी ज्यादा शोर और इतनी ज्यादा वाइब्रेट क्यों बचाने में लगी हुई है अचानक से। और तभी वो अपनी जेब से एक आइटम निकालता है और ये वही रिंग होती है जो जब बचपन में ये अपने गले में लॉकेट बनाकर उसे पहनकर रखे हुए था। और मन में सोचते हुए कहने लगता है और मैं बताता है और कहता है कि ये रिंग तो मुझे मेरी मदर के द्वारा दी गई थी, तो ये अचानक से इस तरीके से हरकत क्यों करने में लगी हुई है और खासकर इस रूम के सामने आने के बाद से तो ऐसा क्यों करने में लगी, कुछ समझ नहीं आया। और अचानक से उसके दिल के अंदर की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा जाग पड़ती है और वो उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उस दरवाजे खोलकर अंदर जाने लगता है। और मन में सोचते कहने लगता है कि मेरे पैर अपने आप यहाँ पर मूव करने में लगे हुए हैं और बाकी जो लोग हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि रेमंड वहाँ से गायब हो चुका है। और रेमंड हमें बताता है कि मेरे पैर यहाँ पर अपने आप चलने में लगे हुए हैं जैसे कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर लेकर आई है। तभी यहाँ पर पीछे से कोई चिल्लाता है कि आखिरकार तुम में से एक बंदा कहाँ पर चला गया है, और जोर से चिल्लाने लगता है कि ये तो रसियल है, यहाँ से गायब हो चुका है, रेमंड यहाँ से गायब हो चुका है। तभी हमें उस कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्केलेटन पड़ा होता है, एक ड्रैगन का दिखने वाला बंदा, मतलब ड्रैगन सी चीज का, और उसी के सामने रेमंड भी खड़ा होता है। और जब वह अपनी रिंग को उसके सामने करता है तो उसकी जो रिंग होती है वो वाइब्रेट करना चालू हो जाती है और ज्यादा जोड़ी जोड़ से, इसको देखकर वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है जैसे जैसे मैं इसके क्लोज आते जा रहा हूँ वैसे वैसे ये रिंग और भी तो शोर मचाते जा रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जिसको ये रिंग हासिल करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज मदर मेरी मदद कीजिए।
और वो अपनी आंखें बंद कर कर उस रिंग को वहीं पर अपने हाथों पर रखकर इधर उधर घुमाने लगता है और वो उस मेमोरीज को खो जाता है जब उसकी मॉम यहाँ पर उसको एक बार लेकर आई थी। और इस वक्त वह काफी तक खुश था। तभी अचानक से बचपन में इसकी नजर किसी चीज पर जाती है और वो अपनी मॉम से पूछ लगता है, हे मॉम, आखिरकार ये क्या चीज है? उस तरफ क्या चीज है? उसे अजीब सा लग रहा होता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो उस मोमेंट को याद कर लेता है कि आखिरकार ये किस तरफ इशारा कर रहा है। और तभी वो उस जो रास्ता बंद थी तब बचपन में देख नहीं पाया, वो उसके पीछे आ जाता है। और जब इसे पीछे आता है तो वहाँ पर एक अजीब सी चीज रखी हुई होती है और ये हार्ट जैसी एक चीज होती है। तो हमें बताया जाता है कि ये एक एंशिएंट ड्रैगन का हार्ट है और ये रिंग है वो इस हार्ट के कारण ही यहाँ पर इस तरह शोर मचाने में लगी हुई है। और जब हमारा एमसी उसको देखता है तो उन्हें शौक हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो एक ड्रैगन हार्ट है। और वहाँ पर कई सारे सर्कल्स बन जाते हैं, मतलब अजीब सी चीजें होने लगती है उसके साथ। और ये रिंग और जोर से शोर मचाने लगती है और मन में सोचते हमारा एमसी कहने लगता है, यानी कि रेमोंड, यहाँ पर ड्रैगन हार्ट है और इस रिंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक ड्रैगन की आई है, यानी कि उसकी आंख। और तभी उस रिंग को अपनी उंगली में पहन लेता है और वो उस रिंग से मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यों रोने में लगे हुए हो और तुम मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हो। और जैसे ही वो उस रिंग को अपनी अंगूठी में अपनी उंगली में पहनता है तो वो वाइब्रेट करना बंद हो जाती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। और तभी अचानक से उस हार्ट में भी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वहाँ का माहौल अचानक से अजीब सा हो जाता है और रेमंड को भी कुछ अजीब सा फील होने लगता है तभी। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हो जाता है तो वो हंसता है और मन में सोचते कहने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचने में लगा हुआ हूँ, यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मैं बस ज्यादा ही सोचने में लगा हुआ था, मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। जब इतना कहने वाला ही होता है तभी अचानक से वहाँ पर जोरों जोरों से किसी चीज़ की आवाज़ आने लगती है और उसने जो रिंग पहनी हुई होती है वो जोरों जोरों से चमकना चालू हो जाती है और उसमें बिजली चमकने लगती है, जैसे कि बहुत सारा मैजिक एनर्जी उसमें से निकल रही हो। इसको देखकर रेमोंड बहुत ज़्यादा डर जाता है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। और तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है कि दिल और आँख आखिरकार मिल चुके हैं और एक मैजिक सर्कल बनता है और एक मैसेज आता है कि दूसरी आँख यहाँ पर ओपन हुए जा रही है। और तभी हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि रेमोंड के सामने आ जाता है। इमेजिनेशन में होता है या रियलिटी में नहीं होगा, खैर इमेजिनेशन में ही होगा, कॉन्शियसनेस में, अंतरात्मा में कह सकते हो। वो ड्रैगन आ जाता है और ड्रैगन की वही आँख उसकी रिंग के जैसी दिख रही होती है और वो ड्रैगन रेमंड को देखने के बाद उससे कहने में लगा होता है कि तुम न्यू मिथोलॉजी की कॉर्नर स्टोर बनने के लायक हो, तुम क्वालिफाई कर दे हो और इस मिथोलॉजी के लिए मैं तुम्हें एक और चांस प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ में। तभी रेमोंड मन में सोचते कहने लगता है कि उस समय पर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी किस्मत अब पूरी तरीके से बदलने वाली है। और तभी अचानक से वहाँ पर एक स्क्रीन आ जाती है उसके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा डिवाइन ड्रैगन किंग की आय जाग चुकी है और वो पूरी की पूरी वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को चेक करने में लगी हुई है। तुम्हारे लिए स्टेटस विंडो को ओपन कर दिया गया है, तुम्हें रसियल रेमोंड के मिशन से उन्हें एक्टिवेट किया जाता है और वो स्क्रीन वहाँ पर बंद हो जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और रेमंड को कोई जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने में लगा हुआ होता है, हे रेमंड। तभी हमारा एमसी अपनी धीरे धीरे आँख खोलता है और कहने लगता है कि आखिरकार मुझे इतनी जोरों से चिल्लाकर कौन बुलाने में लगा हुआ है, लेकिन मैं इस वॉइस को जरूर पहचानता हूँ, ये आवाज़ किसकी है, कौन है कौन है। और जब वह अपनी आंखें खोलने को होता है तभी हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि एक बुक लेकर उसके सर पर उस बुक को पटक देता है, जिससे कारण उसकी आंखें, उसकी नींद जो भी होती है वो अचानक से खुल जाती है और वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है और वो खड़ा हो जाता है वहाँ पर जोरों से एकदम से यस कहते हुए। यहाँ पर जो बड़ा होता है वो टीचर होता है इसका और उससे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे थ्योरी में ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में इस तरीके से सोने की तुम्हारी। लेकिन रेमंड को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो टोटली से कंफ्यूज होता है क्योंकि इस थोड़ी देर पहले तो वो कहीं और पर था उस म्यूजियम में, लेकिन वो अचानक से यहाँ पर क्या कर रहा है और वो टोटली कंफ्यूज है और कहने लगता है, प्रोफेसर हब्बर्ड, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मेरे सामने क्या कर रहे हैं। और जो प्रोफेसर होता है उसका वो काफी ज्यादा गुस्से में है इस वक्त और हमारा रेमंड होता है वो तो कहने लगता है कि ये तो मारे जा चुके हैं और ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और वो इधर उधर जोरों जोरों से देखना चालू कर देता है और जो आसपास के लोग होते हैं वो उसको देखकर हंस रहे होते हैं और रेमंड मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और वो अपने जो कपड़े हैं उन्हें पहना हुआ होता है, उन्हें चेक करता है और वो अपनी शक्ल को चेक करता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा अजीब जगह पाता है और वो एकदम से कँपने लगता है और एकदम से सरप्राइज होते मन में सोचते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ वापस से। और तभी हमें एकेडमी पे नेक्स्ट में एकेडमी का सीन दिखाया जाता है बाहर का और रेमंड इस वक्त बहुत ज्यादा शौक में है कि वो आखिरकार पास्ट में कैसे आ चुका है वापस से और ये इस बात बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। तभी जो उसका प्रोफेसर होता है वो उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसी हरकतें बिल्कुल कभी भी नहीं करते हो, लेकिन जबकि तुमने आज करी दी है तुम्हें इसके बदले में पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी और तुम मेरी क्लास से फटाफट से बाहर निकल जाओ। और रेमंड को उसकी क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है और जब रेमंड जैसी क्लास से बाहर आता है तो वो अपनी बड़ी वाली सेल्फ को देखता है, इमेजिनेशन करता है और मन में सोचते कहने लगता है, टाइम ट्रेवल, क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? लेकिन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं जीता जागता सबूत हूँ इस बात का।
और तुम इस टाइम ट्रेवल को इवन मैजिक भी कह सकते हो। यहाँ पर वो उस मोमेंट को याद कर रहा होता है जब वह ड्रैगन से उसकी जो आइटम मिला था, उसकी आंख और उसका दिल, तो वो उससे कह रहा होता है कि उसकी दूसरी आंख भी खुल चुकी है और मिथोलॉजी के लिए तुम्हें एक और चांस दिया जाता है तुम्हारी जिंदगी में, ऐसा ड्रैगन ने मुझसे कहा था। और तो और उस ड्रैगन ने मुझसे 100% यह कहा था कि वह मुझे एक और चांस दे रहा है। और तभी अचानक से जो रिंग वह अपने हाथों में पहना हुआ था, वो रिंग वहां से गायब हो जाती है और मन में सोचते हुए रेमंड कहने लगता है कि मेरी मदर ने मेरी वहां पर मदद की है और मुझे टाइम में वापस भेज दिया है। और तभी प्रोफेसर भी अपनी क्लास से बाहर निकलता है और रसली को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि तुम कभी भी क्लास में नहीं सोते हो, तुम बिल्कुल भी ऐसी हरकतें पहले नहीं किया करते थे। ये बात सुनने के बाद सबसे पहले तो रेमंड से माफी मांगता है और वो प्रोफेसर रेमंड से कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि तुम मुझसे वन ऑन मतलब फेस टू फेस अकेले में बात करोगे। जल्दी से तुम मेरे ऑफिस में आ जाना क्लास खत्म होने के बाद सारी। और वहां से चला जाता है, कहते हो कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी रेमंड काफी तो खुश होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार कितना समय गुजर चुका है कि जब मैं इस तरह की परेशानियों में फंसा हुआ हूँ और मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये सब रियल नहीं है। और प्रोफेसर को जाते हुए देखता है, तभी अचानक से वो प्रोफेसर को देख ही रहा होता है, पीछे से एक बंदा आता है तो वो रेमंड के सर पर जोर से मार देता है, जिससे कारण रेमंड की सटक जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है और कहने लगता है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई। लेकिन वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं, वो रेमंड को बुली करने में लगे हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा रेमंड को मारता है और उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गए हो। लेकिन रेमंड भी उसके बात से डरता नहीं है। तभी एक बंदा आता है और उसके थप्पड़ मारने से दूसरे वाले साथी को रोकता है और उससे कहने लगता है कि हमारे जो प्रोफेसर है वो अभी भी हमें देखने में लगे हुए हैं। तभी जो पीले बालों वाला बंदा होता है वो रेमंड से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए नोट्स तैयार करोगे, लेकिन तुम पूरी की पूरी क्लास में सोते रहे, जिसके कारण मेरे नोट्स नहीं बन पाए। लेकिन जब रेमंड उसको देखता है, मन में सोचते कहने लगता है क्या ये बंदा तो कोमा फ्रेडरिक है। तो ये बंदा हमारे एमसी यानी कि रेमंड से कहने लगता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से मुझे बाथरूम में फॉलो करो। और वो वहां से चले जाते हैं बाथरूम की तरफ। और रेमंड जब उसकी इस तरह की बातें सुनता है तो वो खुश होता है और मन में सोचते कहने लगता है हाँ, अब मुझे याद आया जब मैं छोटा हुआ करता था तब इस तरीके की चीजें मेरे साथ हुआ करती थी। तभी अचानक से वो एकदम से किसी चीज को देखकर सरप्राइज हो जाता है और जब वह अपनी आंखों के सामने देखता है तो वहां पर एक सिस्टम की मॉनिटरिंग स्क्रीन वहां पर आ जाती है, जैसे कि नॉर्मल सी सिस्टम होता है बाकी सीरीज में। और उस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा एक मिशन जनरेट हो चुका है, तुम्हें अपनी बुली से, जो लोग तुम्हें बुली करते हैं वो उससे तुम्हें एस्केप होना होगा, और जो लोग तुम्हें बुली करने में लगे हुए हैं उन्हें अच्छा सबक सिखाना, इसके बदले में तुम्हें मैजिक स्टोन मिलेगा। लेकिन इस बात को देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है रेमंड और उस स्क्रीन पर अपने हाथ मारने लगता है और मन में सोचते क्या लगता है ये किस तरीके का इल्यूजन है क्या। लेकिन इसको देखकर तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। लेकिन वो इसको अच्छी तरीके से नोटिस नहीं, मतलब अच्छी तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर पाता कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। लेकिन वो जो नमूने होते हैं वो जोरों जोरों से रेमंड को चिल्ला कर बुलाने में लगे हुए होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या देखने में लगे हो, जल्दी से आ जाओ, तुम नहीं आए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम इस बात को याद रखना कि अगर तुम यहाँ से मेरे चंगुल से बचकर नहीं भाग सकते हो, आखिरकार तुम अकेडमी में तो रहते हो, लेकिन अगर तुम सच में इतने तो डर चुके हो तो तुम ट्राई कर सकते हो भागने का। ये बात सुनने के बाद रेमंड की सटक जाती है और मन में सोचते कहने लगता है खैर इस मिशन के बारे में भूल जाओ, इन कमीनों को तुम्हें आज मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। और वो मन में सोचते कहने लगता है और अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताता है कि मुझे मर्सनरी का काम करते हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। जिस तरीके से ये लोग मुझे डराने में लगे हुए हैं वो किसी किलिंग इंटेंट के बराबर भी नहीं है। जब जो मॉन्स्टर के सामने मैंने उन मॉन्स्टर से जाकर फाइट की थी, उनके सामने ये तो चूजे के बराबर है और ये तो क्यूट लेवल के बराबर लगते हैं और कुछ नहीं। तो ये बंदा हमारे एमजी से कहने में लगा होता है अच्छा तुमने यहाँ पर आने का डिसाइड कर ही लिया है, तुम लार्वा बास्टर्ड कहीं के। लेकिन हमारा रेमंड भी यहाँ पर झुकता नहीं है और वो भी उससे कहने लगता हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम बैड बग बास्टर्ड कहीं के। ये बात सुनने के बाद उसका दूसरा साथी होता है वो कहने लगता है हे बॉस जरा इस बंदे को देखो तो जरा किस तरीके से रिप्लाई देने में लगा हुआ है, लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है। और रेमंड भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जो फैडी होता है वो रेमंड को मारने की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन रेमंड बिना किसी परेशानी के उसके अटैक को डॉज कर देता है और डॉज करने के बाद बड़ी गुस्से में उस बंदे की तरफ जाता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे कारण उस फैटी की वहां पर लग जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर दूसरा बंदा भी भड़क पड़ता है और वो भी उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन रेमंड उसके मुंह पर भी एक जोरदार पंच मारता है। ये देखने के बाद वो दोनों के दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। तो तीसरा वाला बंदा होता है वो खुश होता है और कहने लगता है जरा इस चूजे को देखो, इसमें कितनी हिम्मत आ गई है, जबकि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख लिया है मुझसे फाइट करने के लिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने एक फॉलन फैमिली के बंदे से उम्मीद की थी। और वो बंदा कहने लगता है कि हमारे अकेडमी के रूल्स के अनुसार हम अकेडमी में मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कहा था कि हम आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। और तभी अपनी जेब से एक आर्टिफैक्ट निकालता है नकल टाइप का और उसे पहनने के बाद वो रेमंड पर अटैक करने लगता है। लेकिन रेमंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिना किसी परेशानी के सिर्फ एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसको देखने के बाद वो बंदा एकदम से सरप्राइज हो जाता है। और इस वक्त रेमंड की वैसे भी सटकी हुई होती है और वो उसके हाथ को वहीं पर मरोड़ कर तोड़ देता है।
जिसके कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बैठ जाता है। और रेमंड उसे बताने लगता है कि तुम्हें तुम्हारे ब्रदर्स के द्वारा तुम्हारी रैंकिंग में बहुत ज्यादा पीछे कर दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारे जो फैमिली वाले हैं वो तुम्हें बेवकूफ कहकर बुलाते हैं और तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम पर गिव अप कर दिया है। लेकिन जब तुम्हारे अपोनेंट स्ट्रांग होते हैं तो तुम उनके सामने वीक बन जाते हो, लेकिन जब तुम्हारे अपोनेंट वीक होते हैं तो तुम उनके सामने स्ट्रांग बनने की नाटक करते हो। तुम बास्टर्ड लाइक बंदे कहीं के। आखिरकार तो जैसे कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को इस तरीके से मेंशन करने की, अपने जुबान पर मेरी फैमिली का नाम लेने की। और इस वक्त रेमंड बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसकी आंखें भी पूरी तरीके से बदल चुकी होती हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी और भयानक होती हैं। ये देखने के बाद उस बंदे की इतनी ज़्यादा फट जाती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं और रेमंड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो उस बंदे को पीटना चालू कर देता है और पीटने के बाद वहां से चला जाता है और वो बंदा अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तभी जाते जाते रेमंड उससे कहने लगता है कि आज से तुम अच्छे से बिहेव करना जब भी तुम मुझे देखो। और तभी पीछे का सीन दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों बंदे बुरी तरीके से मार खाकर वहां पर बेहोश होकर पड़े हुए होते हैं और रेमंड उससे कह रहा होता है कि अगर तुम दोबारा से मरना नहीं चाहते हो तो इस बात को याद रखना। और जाते जाते पता नहीं क्यों रेमंड की वहां पर एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है बाहर निकलकर और मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने अपनी कुछ ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली है और उसकी आंखें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। तभी अचानक से वो इतना बैठकर सोचने में लगा हुआ होता है, तभी उसकी आंखों के सामने वही मॉनिटर स्क्रीन आ जाती है। वहां पर मैसेज लिखा हुआ था कि तुम्हें अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, इसके बदले में तुम्हें लोवेस्ट ग्रेड का मैजिक स्टोन मिल रहा है और तुम इसे कंज्यूम कर सकते हो। और वो डायरेक्टली एक छोटा सा मैजिकल स्टोन उसके टेलीपोर्ट होकर उसके हाथों में जाकर गिर जाता है, जिसको देखकर वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये क्या चीज है। और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और उसमें मैसेज भी लिखा हुआ था कि इसे तुम कंज्यूम कर सकते हो। और रेमंड इसको देखकर मन में सोचते कहने लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस पत्थर को खाऊं? क्या मुझे इस पत्थर को सच में खाना होगा, वो भी डायरेक्टली जैसे अपन खाना खाते हैं वैसे? और वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जिस तरीके से जो बारबेरियंस होते हैं वो सच में पत्थर खाने के लिए बोलेंगे तो क्या तुम पत्थर खा लोगे? यहाँ तक कि जो बारबेरियंस होते हैं वही पत्थर नहीं खाते, लेकिन अगर ये सिस्टम मुझसे कह रहा है तो कुछ तो कारण होगा ही। और वो उसकी बात मान लेता है और वो उसको खा लेता है। जैसे ही खाता है तो उसमें नोटिफिकेशन आता है कि तुमने लो ग्रेड का माना स्टोन को कंज्यूम कर लिया है। और रेमंड मन में सोचते कहने लगता है कि जिस तरीके से मुझे टाइम रिग्रेशन किया गया है उसी की तरह ये कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी और मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस तरह से गंवाना नहीं चाहता। और जैसे ही वो इस पत्थर को खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर की जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो जाती है, जिसको देखकर वह भी शॉक हो जाता है। और नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक माना स्टोन को कंज्यूम कर लिया है तुम्हारी बॉडी में और उस माना स्टोन के अंदर जो माना था वो तुमने हासिल कर लिया है। और तभी अचानक से उसके दिल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होने लगती है, जिसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और वो वहां पर कंसंट्रेट करने लगता है उस एनर्जी पर। और मन में सोचते कहने लगता है कि मेरी बॉडी में से माना बहुत ज्यादा निकल रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। और नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा माना सर्कल इंक्रीज हो रहा है और जो पत्थर उसने एब्जॉर्ब किया था उसके अंदर का जो माना था वो उसके फर्स्ट सर्कल में एब्जॉर्ब हो जाता है और धीरे धीरे करके उसके दिल के पास यानी कि हार्ट के पास वो सारी की सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और सारी की सारी एनर्जी एक जगह स्टेबलाइज हो जाती है। ये जब इस तरीके से वो पत्थर को कंज्यूम करता है माना स्टोन को तो वो कभी स्टेबलाइज हो जाता है और मन में सोचते कहने लगता है कि अगर मैं इस मेथड का इस्तेमाल करता हूँ तो जो मेरे बॉडी के अंदर जो बीमारी है मैं उस बीमारी से लड़ सकता हूँ और माना भी नैरोइंग की जो परेशानी है वो भी सॉल्व हो जाएगी। मेरी फैमिली का इस तरीके से डिक्लाइन में जाना और मुझे इस अकेडमी से इस तरीके से निकाला जाना मेरी पिछली लाइफ में, और मैं पूरी की पूरी लाइफ भर थर्ड रेट मेज रहा हूँ, मर्सनरी मेज रहा हूँ और मर्सनरी के तौर पर मैंने काम किया है और मेरी फ्यूचर की जो किस्मत है अब मैं इसके सहारे बदल सकता हूँ। और तभी वह प्रोफेसर के पास जाकर चला जाता है। प्रोफेसर उसे अंदर बुलाते हैं और अपने सामने उसको लिए बैठने के लिए कहते हैं और उससे कहने लगता है कि आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहा करते थे, क्या हुआ तुम्हें? क्या कुछ तुम्हारे साथ हुआ है या फिर तुम किसी डिफिकल्ट टाइम से गुजरने में लगे हुए हो? मैंने ये रूमर्स भी सुने हुए हैं कि तुम्हारे जो क्लासमेट्स हैं वो तुम्हें बुली करने में लगे हुए हैं। और रेमंड मन में सोचते कहने लगता है कि ये वह प्रोफेसर है जो मेरी पिछली लाइफ में इन्होंने मुझ पर अंत तक गिव अप नहीं किया था। मैं हमेशा इनसे यह कहना चाहता था। और वो उस प्रोफेसर से कहने लगता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी शॉक हो जाता है। इतने से शॉक में वो रेमंड से कहने लगता है कि अपने एक प्रोफेसर होने के नाते तुम मेरे स्टूडेंट जो हो और अपने स्टूडेंट का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। और तो और तुम इस तरीके से क्लास में सोने में लगे हुए थे उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और एक बुक उसके सामने लाकर रख देता है और उस बुक को दिखाकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये पूरा का पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा पनिशमेंट के तौर पर। और कहता है कि ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ तक कि जो अपर क्लास के बड़े क्लास के जो आगे क्लास के हाई क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सॉल्व करने में। और सिस्टम भी इस बात को देखने के बाद नोटिफिकेशन दे देता है उसको और कहने लगता है कि तुम्हें प्रोफेसर के द्वारा उसे एक असाइनमेंट दिया जाता है और तुम्हें उसे कंप्लीट करना होगा। रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें लोवेस्ट ग्रेड का माना स्टोन मिलेगा। ये बात देखने के बाद वो एकदम से शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए, यहाँ तक कि जो मुझे असाइनमेंट दिए जा रहे हैं वह भी एक मिशन है।
और प्रोफेसर जब उसका इस तरीके के एक्सप्रेशन देखते हैं शौक वाले, तो वो उससे कहने लगते हैं क्या तुम इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही शौक हो गए हो कि तुम्हारे लिए असाइनमेंट बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन रेमंड उससे कहने लगता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट सीन में वह जाकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने लगता है और मन में सोचता क्या लगता है कि जो असाइनमेंट है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। मेरी पिछली जिंदगी में मैं मानव का इस्तेमाल नहीं किया कर सकता था, इसलिए मैंने थ्योरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दी थी। इसके कारण अब जहाँ पर पास्ट में आ चुका हूँ, तो मेरी जो पुराने मेरी पिछली लाइफ में जिस तरीके से मैंने मेहनत की थी, तो मुझे सब कुछ आता है पहले से ही। मैंने भले ही वहाँ पर मर्सनरी काम किया करता था, लेकिन मैंने पढ़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था उस समय पर भी। लेकिन अब की इस लाइफ में यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी से ज्यादा, पढ़ने से भी ज्यादा। मुझे अपनी मानव विन की ट्रेनिंग करनी होगी। और हमें मानव विन के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसा रास्ता है यहाँ पर माना सर्कुलेट होता है तुम्हारी बॉडी में, और तुम्हारे एयर में भी माना मौजूद है। और तुम उस माना को अगर तुम एब्जॉर्ब करना चाहते हो, वो तुम्हारी ब्रीथिंग पर डिपेंड करता है। और तुम जैसे जैसे अपनी ब्रीथिंग से यानी कि सांस लेते हो, वह भी एक टेक्निक है। अगर जैसे सांस लोगे तो वो माना तुम्हारे दिल के नजदीक इकट्ठा होता जाएगा, स्टोर होते जाएगा। और ऐसा करने से तुम वहाँ पर उस माना का इस्तेमाल कर सकते हो। और वो एक मॉन्स्टर से भी लड़ रहा था अपनी पिछली लाइफ में, और उससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो रहा था, क्योंकि ये काफी ज्यादा कमजोर भी था। और अगर तुम अपनी बॉडी में माना इकट्ठा करते हो, तो तुम उन माना का इस्तेमाल कर रिवर्सल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि जिसका इस्तेमाल कर तुम किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हो। और इस तरीके से मैंने जो छोटा मोटा मैजिक था उसका जरिए अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर जितना ज्यादा तुम्हारी माना भी स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा तुम माना कलेक्ट कर सकते हो अपनी बॉडी में। और जितना ज्यादा माना कलेक्ट करोगे, उतना ही ज्यादा पावरफुल तुम्हारा अटैक होगा। और जितनी ज्यादा अच्छी वीन्स होंगी, उतनी ज्यादा जल्दी तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मैजिक कास्ट करने में काफी ज्यादा स्लो हुए और तुम्हारे स्पेल्स काफी ज्यादा स्लो हुए, तो तुम्हें कोई भी आसानी से हरा सकता है। मेरी पिछली जिंदगी में मैं कास्ट करने में बहुत ज्यादा स्लो था, और मेरी बॉडी उस वक्त काफी ज्यादा कमजोर होने के कारण मैं बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उस समय पर। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि जब मैं एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, तब वह अचानक से एक ऐसी जगह पर गिर जाता जहाँ इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और उस वक्त मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मैं उस मॉन्स्टर से तो बच गया, लेकिन मैं अजीब सी जगह पर जाकर गिर गया। और जब मैं अपने आप को होश में लाता हूँ, तो मैं अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता हूँ। यहाँ पर मुझे 2 ग्रिमरीज मिलती हैं। ग्रिमरीज कह सकते हो बुक, मैजिक बुक। और वो उन मैजिक बुक्स को उठाता है और पढ़ता है, तो वो वीन के ऊपर होती हैं दोनों बुक्स, और विजार्ड बॉडी के ऊपर होती है एक, और एक वीन के ऊपर होती है। मतलब सीधी शब्द में कहो, तुम्हारी बॉडी को कितनी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके इन बुक्स पे, ये उस पर रिलेटेड होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रेमोंड है वो वहां पर भाग रहा होता है और बताता है कि अगर तुम्हें अपनी वीन को सही करना है, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा। और जैसे जैसे तुम्हारी फिजिकल बॉडी मजबूत होती जाएगी, तुम्हारी जो वीन्स हैं वो तुम विजार्ड बॉडी टेक्निक के जरिए अच्छे से अच्छी कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। और वो पुशअप लगाने लगता है और बताता है कि जितना ज्यादा बॉडी तुम्हारी स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, उतना ही ज्यादा माना वीन्स तुम्हारी बॉडी में बनती जाएंगी। और बताता है कि जिस वक्त मुझे वो मैजिक बुक्स मिली थी, उस समय पर मेरी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी थी, जिसके कारण उसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी पर ज्यादा नहीं पड़ा। लेकिन इस समय पर मेरी जो बॉडी है वो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरा ग्रोइंग टाइम है। लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ उस टेक्निक का, तो ये परफेक्टली मेरी बॉडी से मैच कर जाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लाइफ में मुझे अपनी माना वीन नैरोइंग बीमारी से छुटकारा जरूर मिलेगा। और वो इस तरीके से पूरे के पूरे दिन भर ट्रेन करता रहता है। और ट्रेन करने के बाद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। और इस वक्त एक वक्त ऐसा भी आता है यहाँ पर वो थकने के बाद कहने लगता है कि अब मैं और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और वो काफ़ी सेटिस्फाई होता है अपनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। और नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने जो प्रैक्टिस मिशन है उसे कंप्लीट कर लिया है। और उसे एक और मिशन मिल जाता है कि जो तुम्हारा एंशिएंट मैजिक है, वीन पर पावर ओवर वीन, जो बुक मिली थी, उसको पूरा करने के लिए तुम्हें 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। और तुम्हारे जो करंट आज के अचीवमेंट है वो 0.05 किलोमीटर है। अगर तुम इसे कंप्लीट कर लेते हो, तो तुम्हारी जो बीमारी है वो सर्टेन कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। जब इस मिशन को रेमोंड देखता है, तो वो मन में मतलब ये देखकर कहने लगता है कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद क्यों पॉप अप हुआ है। तभी 2 स्पेशल नोटिफिकेशन आते हैं। उस स्पेशल नोटिफिकेशन में होता है कि तुम्हें ये मिशन पर डे करना होगा। और जितना ज्यादा तुम अपने इस लेवल को बढ़ाते जाते हो, तब ट्रेनिंग करते जाते हो, मिशन कंप्लीट करते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारी जो माना वीन है वो ठीक होती जाएंगी। और तुम एक बार सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हो, जो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी और फिर कभी तुम्हें परेशानी नहीं देंगी तुम्हारी बॉडी में। और वो जो सिस्टम होता है वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा होता है, जिसको देखकर वो हमारा एमसी यानी कि रेमोंड भी बहुत ज्यादा शौक होता है। और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों करने में लगी हुई सिस्टम। और घबराते हो क्या लगता है, अच्छा ठीक है मैं दौड़ता हूँ इतनी ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है तो मुझ पर। और रेमोंड मन में सोचते क्या लगता है कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली हुई है, तो मैं यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। और वो वहाँ पर उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जोरों जोरों से दौड़ना चालू कर देता है। और जैसे ही वह अपनी टास्क को कंप्लीट करता है, तो इस वक्त वह काफी ज्यादा थक चुका है और वो कहता है बस थोड़ा सा और आखिरकार दौड़ते दौड़ते उस मिशन को कंप्लीट कर लेता है। तो नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और तुम्हें इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और वह इस वक्त काफी ज्यादा थक चुका होता है और वहीं पर लेट जाता है।
और मन में सोचते कहने लगता है कि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, तो मैं और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकता। और तभी हमें दिखा जाता है कि कोई उस पर नज़र रखे हुआ है और वो बंदा उसको देखकर हंसने में लगा हुआ था। ये किसी डेविल की स्माइल हिसाब से पता चल रहा है। और वो रसियल रेमंड को देखने के बाद कहने लगता है कि तुम चाहे इतनी मेहनत कर लो, लेकिन तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उसी प्रोफेसर का असाइनमेंट देते हुए दिखा जाता है, जहाँ पर वो जब प्रोफेसर उसके असाइनमेंट को देखता है तो वो शौक होते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये छोटा सा बच्चा, ये स्टूडेंट इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकता है, और वो भी सिर्फ कुछ मटेरियल्स के साथ में ही। और वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। तो वो रेमंड से पूछता है एक बार फिर से, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुमने खुद इस रिपोर्ट को तैयार किया है? रेमंड दिल से उसे मतलब कहता, हाँ सर, मैंने ही तैयार किया है इसको, और मैं इस बात के सबूत के तौर पर माना ओत जानने की कसम खाने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद वो प्रोफेसर भी एकदम से शॉक हो जाता है और मन में सोचते कहने लगता है, इसको देखकर ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और जरा इस बंदे को देखो, जरा इसने ऐसे ही फ्रैंकली जाकर कसम खा ली। और तभी प्रोफेसर उससे कहने लगता है, खैर तुम्हारी रिपोर्ट देखने के बाद मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुका हूँ। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुमने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसके बदले में तुम्हें लो ग्रेड का मना स्टोन दिया जाता है, और तो और तुम्हें सेम साइज का एक और दिया जाता है मना स्टोन। और समनिंग बीस्ट के लिए जो आर्ट है वो तुम्हें वो स्किल है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करवा दी गई है। जैसे जैसे तुम इसको अच्छे तरीके से समझते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे इसके इफेक्ट भी अच्छे होते जाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर उसके रिवॉर्ड मिलता है कि तुम्हारी जो कास्टिंग स्पीड है वो स्लो हो गई है, मतलब कम हो गई है। कोई भी तुम कुछ भी कास्ट करोगे तो वो वक्त से पहले कास्ट कर सकते हो। ये देखने के बाद रेमंड मन में सोचते कहने लगता है कि इतना ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतना ही ज़्यादा मैं पावरफुल बनता जाऊंगा। और तभी प्रोफेसर उस रेमंड को बुलाते हैं और उससे लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया इस वक्त रेमंड, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जो रेमंड होता है वो कहने लगता है, प्रोफेसर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लेकिन प्रोफेसर ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी वो पूछने लगता है कि मैं आपसे आपकी लाइब्रेरी इस्तेमाल करने के लिए, मतलब प्रोफेसर की जो लाइब्रेरी होती है वो एक अलग लाइब्रेरी है हर टीचर के लिए, मतलब टीचर्स के लिए लाइब्रेरी अलग है, तो क्या मैं उस लाइब्रेरी में एंट्री के लिए आपसे परमिशन ले सकता हूँ? ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुम आखिरकार वहाँ क्यों जाना चाहते हो? यहाँ पर तुम्हारे स्टूडेंट लेवल के लिए एक लाइब्रेरी मौजूद ऑलरेडी है, वहाँ पर कई सारी बुक्स हैं, तो तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? ये बात सुनने के बाद रेमंड उस प्रोफेसर से कहने लगता है कि मैंने वहाँ की सारी बुक्स ऑलरेडी रीड कर रखी हुई हैं। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर कितने से कांप जाता है और कहने लगता है, तुमने सारी की सारी बुक्स रीड कर ली? तभी रेमंड कहने लगता है, हाँ मैंने सारी की सारी बुक रीड कर ली। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, और कहने लगता है कि भले ही तुमने सारी की सारी बुक्स को रीड कर लिया हो, लेकिन फिर भी एक फैकल्टी की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे देखना होगा कि आखिरकार तुम इस बात के लिए क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो। ये बात सुनने के बाद रेमंड भी कभी तो खुश हो जाता है और उससे लगता है, हाँ मैं कोई भी टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। और वो सिस्टम भी उसके लिए मिशन क्रिएट कर देता है असाइनमेंट के लिए, और सारे के सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें रेमंड को दिखा जाता है जो कि मन में सोचते कहने में लगा था कि किसने उम्मीद की थी कि जो मेरे प्रोफेसर है वो इतने ज्यादा असाइनमेंट मुझे प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ ये है कि मुझे थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। जितना ज़्यादा तुम थ्योरी समझोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मैजिक स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और तो और मुझे एडवांस लेवल की नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, जो कि मुझे सिर्फ फैकल्टी लाइब्रेरी में ही मौजूद मिल सकती है। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाला काम है, और जबकि मैं मिशन कंप्लीट कर मुझे माना स्टोन रिवॉर्ड के तौर पर मिल सकते हैं, तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक तीर से दो शिकार हो गए मेरे। तो लाइब्रेरी से मुझे नॉलेज भी मिल जाएगी और रिवॉर्ड के तौर पर माना स्टोन भी मिल जाएगा। तभी वहाँ पर कोई उसके पास आता है, तभी वही चमचा वो नमूना आता है, वो पीला वाला बंदा जिसको बहुत तरीके से रेमंड स्टार्ट में पीटा था, और वो आकर रेमंड से कहने लगता है कि लोग कहते हैं कि तुम माना लोड पेनल्टी से गुजरने में लगे हुए हो, लेकिन इस बंदे को देखो तो ये तो बस अपनी फिटनेस बनाने में लगा हुआ है। मेरे फ्रेंड को तुम्हारे कारण बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तभी रेमंड उससे कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो? वो बंदा कहने लगता है, बदला? मैं? चाहे बे, तुझसे बदला कौन लेगा? तुम अपने आप को तूने आखिरकार समझ क्या रखा है? आखिरकार तुम जैसे तुच्छ इंसान से बदला लेने के लिए भी कौन आएगा? तुम्हें अपने पैरों को नीचे कुचल देना ही मेरे लिए काफी है, और वो तो मैं हाल कर दूंगा। मैं तुम्हें क्लास में जाकर देखता हूँ। तभी उसके जो साथी होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर इसे कुचलने के लिए नहीं आए थे, तो आखिरकार तुम इसे इस तरीके से क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन वो दूसरा बंदा कहने लगता है, यहाँ पर कोई भी देखने के लिए ऑडियंस मौजूद नहीं है इस वक्त, तो इसे इस तरीके से कुचलने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तभी रेमंड की दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहने लगता है, क्लास प्रैक्टिकल मैजिक कॉम्बैट स्टडीज। वहाँ पर सभी के सभी लोग प्रैक्टिकली वहाँ पर फाइट किया करते थे एक दूसरे से, अपने मैजिक की एबिलिटी सभी को शो किया करते थे। ये एक ऐसी क्लास है वहाँ पर स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से फाइट करते हैं और उसी के अनुसार उन्हें ग्रेड्स मिलते हैं। और उस ग्रेड्स के दौरान, मतलब मेरे पुराने जन्म में या फिर कहा जाए इससे पहले, ये लोग मुझे इस तरीके से इस्तेमाल किया करते थे और मुझे बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया करते थे। और मेरे पिछले जन्म में इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मैं इस बारे में भूल गया था अब तक, लेकिन अब समय आ चुका है कि अपने सारा का सारा बदला मैं इनसे लूँ। तभी वहाँ पर एक और मिशन क्रिएट हो जाता है और लिखा होता है कि तुम्हें सेकंड सर्कल को अचीव करना होगा जल्द से जल्द, और अपने एट्रीब्यूट की जो अंडरस्टैंडिंग है
उन सभी को इंक्रीज करो फटाफट से। और तभी रेमंड वहाँ पर अपनी पढ़ाई करना चालू कर देता है जोरों जोरों से। अपनी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, पढ़ाई, असाइनमेंट सब कुछ भाई भर भर के देना चालू कर देता है। और सभी के सभी मिशन को धीरे 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 करके सभी कंप्लीट कर लेता है, जिसके कारण इसके पास भंडारा लग बहुत सारे मैजिकल स्टोन मतलब माना स्टोन इकट्ठे हो जाते हैं। और तभी समय आ चुका है कि वो उन माना स्टोन्स का इस्तेमाल करे। और मन में सोचते कहने लगता है नाइट के सामने खड़ा हो, नाइट के समय कि अब समय आ चुका है इन स्टोन्स का मैं इस्तेमाल करूँ। और उनको उठाता है और एकदम से घबराने लगता है। और मन में सोचते कहने लगता है कि अगर मैं इनको खाता, इन माना स्टोन्स को खाता हूँ, तो क्या जो मेरी वीन्स हैं, जो मेरी बॉडी है, इसके माना को हैंडल कर पाएंगी? चलो देखते हैं। और वो आखिरकार हार नहीं मानता और उनको खाना चालू कर देता है और कहने लगता है कि मैंने जो भी ट्रेनिंग की है इस वक्त तक, मुझे अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा रखना होगा। और जैसे ही उनको खाता है तो उसकी बॉडी में अचानक से बहुत ज्यादा माना जाने की एनर्जी भी कह सकते हो, बहुत ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी में आना चालू हो जाती है, जिससे कारण उसकी बॉडी का जो पेन होता है वो बढ़ना चालू हो जाता है। और ऐसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी बॉडी आग में जलने में लगी हुई है। और मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होगा, इस माना को कंट्रोल करना होगा और इसे रास्ता बनाना होगा कि किस तरीके से गुजरना है। और माना गुजरने का फ्लो को भी मुझे सही करना होगा अपनी बॉडी में। और तभी वो अपने हाथ रखता है दिल पर और वो उस माना को कंट्रोल करना चालू कर देता है और एक और नया सर्कल यानी कि सेकंड सर्कल पहुंचने की कोशिश करने लगता है। और मन में सोचते कहने लगता है अगर मैं सेकंड सर्कल पर नहीं गया और मुझसे एक थोड़ी सी भी गलती हो गई ना, तो मेरा दिल यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा, मेरा हार्ट ब्लास्ट हो जाएगा और मैं मारा जाऊंगा। और ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिल्कुल जल्दी मारा जाऊंगा और मैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मुझे बदला भी लेना है, बहुत कुछ करना है, मुझे सब कुछ ध्यान से करना होगा। लेकिन अब मैंने अपना माइंड ऑलरेडी बना रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे सक्सेसफुल कर ही रहूंगा। और वापस से ट्रेनिंग करना चालू कर देता है और धीरे धीरे करके उसका जो माना होता है वो एक जगह इकट्ठा होना चालू हो जाता है और वो उस माना को अपना बना ही लेता है। तभी वहाँ पर एक रोशनी निकलती है उसकी खिड़की से और वो उसे होश आता है और मन में सोचते कहने लगता है यार मैंने तो सच में कर लिया, आखिरकार मैं सेकंड सर्कल तक पहुंच ही चुका हूँ। और वो सेकंड सर्कल पर पहुंचने के कारण उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुकी होती है, बॉडी की एनर्जी, और वो वहीं पर लेट जाता है। और सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं और तुम सेकंड सर्कल पर पहुंच चुके हो, तुम्हें इसके लिए मुबारकबाद हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ चुकी है, इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं, फलाना ढिकाना कई सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रोफेसर उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि तुमने इतनी जल्दी सारे के सारे असाइनमेंट को पूरा कर लिया है और तुम सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब भी बिल्कुल भी क्लियरली देने में लगे हुए हो। तुमने तो मुझे वाकई में अमेज कर दिया है। तो अब मैं तुमसे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। और मन में सोचते कहने लगता है कि मैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पुराने क्वेश्चन से थोड़ा हटके है और जो कि सच्चाई से कुछ रिलेटेड पास है। और प्रोफेसर उससे पूछता है कि जो 4 एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट है मैजिक के लिए। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है रेमंड। जब प्रोफेसर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो भी एकदम से शॉक होता है और अपने आप से कहने लगता है यार तू क्या पूछने में लगा हुआ है, ये अभी एक बच्चा ही तो है, इसे क्या पता होगा। और मैं इससे ये क्वेश्चन पूछने में लगा हूँ जो कि हाई क्लास के स्टूडेंट ही जिसका जवाब जानते हैं। और वो डायरेक्टली उससे कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको, मैंने गलती से क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। लेकिन रेमंड उसका जवाब देने लगता है और फिर जवाब देता है, ये देखकर प्रोफेसर शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या इसको इस क्वेश्चन का जवाब पता है। तभी रेमंड उसका जवाब देता है और कहता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब है मेंटल इमेज। और वो भाई साहब एकदम से शॉक हो जाता है प्रोफेसर और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोचते हो। और तभी वो एक्सप्लेन करना चालू करता है और बताता है कि जो मैजिक है वो हमारी एक इमेजिनेशन है। मैजिक एक ऐसी चीज है जो कि हमारी इमेजिनेशन को सच्चाई में बदलता है। जो वर्ल्ड है वो इस चीज को 4 कैटेगरीज में मतलब बांटता है। उसमें से तुम स्टडी कह सकते हो असिमिलेशन, वहाँ पर तुम इन थ्योरीज को और प्रिंसिपल्स के बारे में पता लगाते हो कि किस तरीके से फिनोमेना होता है, आखिरकार ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है। और मेंटल इमेज में तुम क्या सोच सकते हो, जो भी तुम सोच सकते हो वो मैजिक तुम्हारे लिए रियलिटी में कन्वर्ट करता है, जो पॉसिबल करता है कि तुम इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़ है कंस्ट्रक्शन से तुम कुछ भी फॉर्मूलाज बना सकते हो, उस चीज़ का फॉर्मूलाज तुम इस्तेमाल करते हो, तुम इजीली मतलब फास्ट उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। बस सिर्फ एक फॉर्मूला नाम बनाने के बाद तुम उस इमेज को तुरंत अपने दिमाग में ला सकते हो सीधे कहो तो। और चौथा शब्द आता है मैनिफेस्टेशन। और सारी स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद तुम इसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर बताता है कि अंडरस्टैंडिंग, कंस्ट्रक्शन और मैनिफेस्टेशन तुम सिर्फ थोड़ी बहुत स्टडी और मेहनत के साथ कर सकती हो, लेकिन मेंटल इमेज एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम ऐसे ही हासिल कर लो। तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस मुकाम को हासिल करने के लिए। और तुम्हें अपनी खुद की लिमिट्स को क्रॉस करना होगा और अपने माइंड को इतनी ज़्यादा फ्रीडम देनी होगी वो इमेजिन कर सके हर एक चीज़ को, और एक अलग ही लेवल पर जाना पड़ेगा अपनी मेंटल इमेज के लिए। अगर तुम ये सोचती हो कि यहाँ पर फ्लेम है तो फ्लेम तुम्हारे सामने मौजूद हो जाएगी। और अगर मैं सोचूं कि ये फ्लेम एक एरो बन जाए तो इस सेकंड सर्कल मैजिक का एरो बन जाएगा, मतलब फायर एरो बन जाएगा। और अगर मैं उस आग को यानी कि उस फायर को कुछ और सोचता हूँ तो वह चीज़ कुछ और बन जाएगी।
जाएगी। जिस तरीके से मैं सोचता हूँ उस तरीके से डिपेंड करता है। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो मेंटल इमेज एक मैजिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा जैसा तुम सोचते जाओगे वैसे ही हमारा मैजिक वो काम करता है। लेकिन अगर मैं अपनी सोचने की क्षमता नहीं बढ़ाता हूँ तो मेरा मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और अगर मैं अपनी क्षमता बहुत ज़्यादा मात्रा तक बढ़ा लेता हूँ तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरी जो बैरियर्स लगे हुए हैं मेंटल के या फिर बॉडी के, वो क्रॉस हो जाएंगे। और एक समय मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि एक समय पर तुम अपनी सिर्फ इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते हो, कोई भी जीवित चीज़ भी, और ऐसी चीज़ भी जो कि इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर शॉक होता है और मन में सोचते क्या लगता है कि जो ही जवाब ये देने में लगा हुआ है वो एकदम सही है। और वो एक एग्जाम्पल देता है फायर का मैजिक का इस्तेमाल करते हुए और बताता है कि ये पूरी की पूरी जो मैजिक है वो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया इस प्रिंसिपल्स पर, रूल्स पर। और तुम अगर वो समझ गए तो तुम यहाँ के रूल्स को ट्विस्ट कर सकते हो बिल्कुल अपने अनुसार। यही है जिसे हम मैजिक कहते हैं। तभी प्रोफेसर जब इसकी एक्सप्लेनेशन को सुनता है तो एकदम भौरा जाता है इसका दिमाग। भाई इतनी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन, और क्या लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुम एक नंबर के जीनियस हो। अब मुझे समझ में आया स्टूडेंट की जो लाइब्रेरीज है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्मॉल है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। इसके बदले में तुम्हें तुम्हारे रिवॉर्ड दे दिया जाता है और तुम्हें लो ग्रेड के माना स्टोन दिए जाते हैं 2, जिसे तुम कंज्यूम कर सकते हो। और फर्स्ट फ्लोर की एंट्री परमिशन ही मिल चुकी है प्रोफेसर लाइब्रेरी की। और तभी वो उस प्रोफेसर की लाइब्रेरी में घुस जाता है और उसको देखकर काफी तो खुश होता है। और इतनी ज्यादा बुक्स देखने के बाद कहने लगता है कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो खुद में ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये स्टूडेंट लाइब्रेरी से पूरी तरीके से डिफरेंट है। और जब वो एक बुक को जाकर देखता है तो उस बुक का नाम होता है मैजिक 3 डायमेंशनल बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी इंटेंसिव मैजिक बॉटनी। और उसको पढ़ने लगता है बैठकर, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल है। और उसको जब पढ़ता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि इस बुक में इतनी डिटेल में लिखा हुआ है कि यहाँ की जो बेसिक थ्योरीज हैं मैजिक के बारे में उसे भी नहीं छोड़ा गया। सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। जब रेमंड वहाँ पर पढ़ रहा होता है तभी पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और पीछे से कोई आकर रेमंड से कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक पढ़ने में लगे हुए हैं यहाँ पर। और इसको देखकर रेमंड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है डरकर। और पीछे मुड़कर देखता है तो उससे पीछे कोई नहीं दिखाई देता और वो शॉक हो जाता है आखिरकार ये क्या था। तभी अचानक से जो पीछे बंदा होता है वो आगे आ जाता है और तभी वहाँ पर हमें एक आंटी, बुड्ढी, दादी, अम्मा जो भी होती है उसको दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये पहले भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ, राज खोल देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी औरत है लेकिन ये मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश करती है। इसकी स्किन वो एकदम सॉफ्ट एकदम से खाया जाता है, बिल्कुल क्लियर चिट कह सकते हो भाई। हॉट बनने की कोशिश कर रही है, खैर ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहूँगा। तभी ये यहाँ पर आ जाती है और वो कहने लगती है तुम आगे देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। और जब रेमंड इसको देखता है तो वो शौक होता है, कहने लगता है ये बंदी तो डोरिया स्नो वाइट है। और उससे इसके साथ सैल्यूट करता है और उससे कहने लगता है कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा फ्लेम टावर मास्टर, मेरा नाम रसियल रोमेंड है, आई मीन रेमंड है। और वो काफी तक घबराया हुआ है इस वक्त और बताने लगता है कि ये जो मेरे सामने इस वक्त जो लड़की खड़ी हुई है दादी अम्मा, वह 8th सर्कल मैजिशियन है। इसके लेवल तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई तो लोग पहुंच भी नहीं पाते और बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और ये कम से कम 80 साल की हो चुकी है लेकिन ये अपनी बॉडी को यूथफुल दिखाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करती है, माना का इस्तेमाल करती है। और रेड टावर फैक्शन की बेस्ट मैजिशियन है, टॉप रैंकर की, और फ्लेम टावर की मास्टर भी। ये बात सुनने के बाद वो बुड्ढी कहने लगती है फ्लेम टावर की मास्टर स्नो वाइट, अच्छा तो तुम मुझे जानते हो। और रेमंड मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है। तभी स्नो वाइट उससे कहने लगती है कि तुम्हें इतने तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है मेरे आने पे, और उसे एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है और उससे कहने लगती है कंपनसेशन के तौर पर तुम इसे खा सकते हो और मैं बस तुम्हारे साथियों के बराबर ही हूँ, जैसे ही जो कि बिल्कुल तुम्हारे रास्ते पर ही चल रही हूँ, मैजिक के रास्ते पर। और वो उसको जब लॉलीपॉप दे रही होती है तो ये देखकर कंफ्यूज होता है और वो पूछने लगता है क्या ये तुम मेरे लिए दे रही हो सच में। और नेक्स्ट सीन में मैं दिखाया था कि वो लॉलीपॉप सच में बच्चों की तरह खा रहा होता है। और स्नो वाइट उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम जैसा एक स्टूडेंट प्रोफेसर की लाइब्रेरी यानी कि टीचर की लाइब्रेरी को यूज करने की परमिशन कैसे मिल गई। ये बात सुनने के बाद रेमंड से बताने लगता है कि मुझे प्रोफेसर हेबर्ड ने अलाउ किया यहाँ पर आने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज होती है और उससे क्या लगती है क्या सच में उस बंदे ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए अलाउ किया है। ये बात सुनने के बाद रेमंड भी अजीब सा रिएक्शन देने लगता है और स्नो वाइट भी कहने लगती है अब मुझे समझ में आया, आखिरकार तुम बहुत ज्यादा अच्छी चीज मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज को सीखने में जो लगे हुए थे। और तुम्हारी बॉडी को देखो तो जरा, तुम्हारी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा प्योर माना भरा हुआ है और तुम्हारा जो माना डिस्ट्रीब्यूट है वो एकदम स्टेबल है, ये कितना ज्यादा रेयर है। तभी रेमंड मन में सोचते कहने लगता है क्या इसने कुछ नोटिस कर लिया है मेरी बॉडी में। तभी वो स्नो वाइट वहां से जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं यहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी लेक्चर देने के लिए नहीं आई हूँ। तभी रेमंड उसका शुक्रिया कहता है और तभी वो अपनी छड़ी को जमीन पर मारती है और वहाँ पर मैजिक जलने लगता है और उससे कहने लगते हैं कि तुम अपनी सबसे द बेस्ट एबिलिटीज का इस्तेमाल करना और अच्छी तरीके से ग्रो होना। और वह वहाँ से गायब हो जाती है, जिसको देखने के बाद रेमंड की आंखें चमक उठती हैं और भाई साहब तो भाई देखो तो जरा। और इतना ज्यादा क्यूट सा चेहरा बनाने के बाद उससे कहने लगता है हाँ यश टावर मास्टर। और वो वहाँ से बाहर निकल आता है और उसको देखकर कहने लगता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मैं उनसे यहाँ पर मिल गया।
ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेम था मेरे लिए। तभी ये सब सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पीछे से कोई नमूना आता है और जोर से चिल्लाने लगता है, जरा इस बंदे को देखो तो ये तो रसियल नहीं है क्या? और वही 3 नमूने आ जाते हैं जो कि छेड़ने के लिए हमारे एमसी को यहाँ पर बुली करते हैं। और उनमें से एक स्टूडेंट पूछ लगता है कि आखिरकार ये प्रोफेसर की लाइब्रेरी से बाहर क्यों आ रहा है, आखिरकार ये अपने आप को समझता क्या है। तभी दूसरा बंदा अगर कहने लगता है, ये चमचा नमूना कहीं का, वो अभी उसको धमका के गया था। वो कहने लगता है कि इसने जरूर प्रोफेसर के जूते चाटे होंगे, तभी उसे परमिशन मिल गई है। खैर वहां जाकर ये कर भी क्या लेगा, लूजर हमेशा लूजर ही रहते हैं और अपना बेस्ट देना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि तुम कुछ अच्छा कर भी पाओगे, तभी मेहनत कर लो तुम। और तभी हमारा नेक्स्ट डे का सीन आता है। वहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, यहाँ पर रियल सिचुएशन की बैटल्स होती हैं और जिन जिनका नेम लिया जाएगा वो यहाँ पर फाइट करने के लिए आएंगे और वो अपनी इच्छा अनुसार फाइट करने के लिए स्टूडेंट को चुन सकते हैं। और प्रोफेसर ने ऐसा सेट कर रखा है कि सबसे ज्यादा वीक स्टूडेंट सबसे पहले आकर किसी को भी चैलेंज कर सकता है। मेरी पास्ट लाइफ में हमें सबसे ज्यादा कमजोर था, इसलिए लोगों के द्वारा मुझे पिकअप किया जाता था। यहाँ पर कुछ लोग आपस में बैठकर बात करने में लगे हुए होते हैं कि मैं इस बात को श्योर हूँ कि इस बार भी रसियल को ही चुना जाएगा, इस बार भी फाइट करने के लिए सबसे पहले। आखिरकार ये माना का इस्तेमाल भी तो नहीं कर सकता अच्छे से, और सभी लोग जोर जोर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि रसियल मुझे चुनना। आखिरकार मुझे इस सेमेस्टर में अपने ग्रेड्स भी तो बढ़ाने हैं, और सभी के सभी लोग न जाने इसको क्या समझ के रखे हुए फ्री के पॉइंट्स। तभी वहाँ पर जो बंदा होता है वो अनाउंस करता है और कहने लगता है कि मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट को चुनता हूँ, और सभी के सभी लोग इसको देखकर हंसने लगते हैं और वो नाम अनाउंस कर देता है एंटोन फेडरिक। तभी वहाँ पर वो एक नमूना आता है, सभी लोग कह रहे होते हैं आखिरकार ये एंटोन फेडरिक यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो प्रोफेसर का शुक्रिया कहते हुए अंदर घुस जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये प्रोफेसर इस बंदे से मिला हुआ है नमूने से, और कहने लगता है कि इससे जो आप मेरे लिए करने में लगे हुए मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से वो मेरे छोटा सा काम के लिए तो कंपेयर बिल्कुल भी नहीं है। ये बात रसियल बिल्कुल समझ जाता है और कहने लगता है मुझे पता था ये यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गेम खेलने में लगा हुआ है। और तभी ये नमूना फेडरिक वहाँ पर आकर जोर से चिल्लाता है और हमारे रिमोट से कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या घूरने में लगे हुए हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे फाइट करनी लाला। ये बात सुनने के बाद भाई सब लोग शौक हो जाते हैं, हमें पता था भाई इतना पावरफुल बंदा इस वीक बंदे पर ही अटैक कर पाएगा, इनकी औकात इतनी ही है ना, बस कमजोर बच्चों पर ही दम दिखा पाएंगे, पागलफुल के सामने तो भाई उनकी मुंह छूट जाएगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस प्रोफेसर को सीन दिखा जाता है, वो अपनी चाय बनाते हो किसी से कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर आ रही हो तो तुम मुझे पहले अनाउंस कर, मतलब बता देती किसी तरीके से। टीचर हमें तभी पता चलता है कि जो बुड्ढी है ना स्नो वाइट, वो इस प्रोफेसर की टीचर है। और तभी वो जो स्नो वाइट होती है वो उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पर एक टीचर अपने स्टूडेंट को इस तरीके से देखने आ गई है तो। और वो उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुमने रसील नाम के बंदे को, यानी कि स्टूडेंट को, बच्चे को अपनी प्रोफेसर की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दी है। ये बात सुनने के बाद वो प्रोफेसर शॉक हो जाता है, सरप्राइज होता है और उससे पूछ लगता है क्या उसने किसी की तरीके की कोई परेशानी खड़ी कर दी है। तभी जो स्नो वाइट होती है वो उससे कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मैंने इतना ज्यादा रेयर कुछ भी नहीं देखा इससे पहले, काफी समय हो चुका है। ये बात सुनने के बाद जो प्रोफेसर होता है वो काफी तो उदास हो जाता है और उससे कहने लगता है हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है, क्योंकि उसकी जो मानवी नैरोइंग है, उसकी जो बीमारी है वो पूरे की पूरे कंटिनेंट में, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा रेयर है। ये बात सुनने के बाद स्नो वाइट उससे कहने लगती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और भाई जब प्रोफेसर ये बात सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और वो स्नो वाइट से बताने लगते हैं कि उस बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ढूंढ लिया है। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर कहने लगता है आपके कहने का मतलब क्या है। तभी जो स्नो वाइट होती है उसे बताने लगते है कि वो ऑलरेडी सेकंड सर्कल तक पहुंच चुका है। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर शॉक होता है और उससे लगता है क्या आपके कहने का मतलब है कि रसियल रेमंड ऑलरेडी सेकंड सर्कल तक पहुंच चुका है। तभी हमारा सीन वापस से उस लड़ाई पर शिफ्ट होता है, यहाँ पर फेडरिक ने रेमंड को चैलेंज किया है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम अगर इस डुअल के दौरान, इस मैच के दौरान जीत जाते हो तो तुम्हें लो ग्रेड का मैजिक स्टोन मिलेंगे 2 और कंपार्टमेंट अनलॉक्ड हो जाएगा, इसमें तुम 40 kg तक का सामान रख सकते हो, कह सकते हो वर्चुअल स्पेस बैग की तरह। ये बात सुनने के बाद वो काफी तो खुश हो जाता है और मन में सोच तो कहने लगता है कंपार्टमेंट मैजिक एक ऐसा मैजिक है जो सिर्फ हाईएस्ट क्लास और सिर्फ अमीर मैजिशियन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मुझे इसका इस्तेमाल करना मिल गया तो ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, और जिसमें मैं अपने इन मैजिक स्टोन, माना स्टोन्स को वहाँ पर कलेक्ट करके रख सकता हूँ। तो वहाँ पर जो फेडरिक होता है वो हमारे एमसी जाने की रेमंड को देखने के बाद एक्शन मारता है और उससे कहने लगता है हे चूजे, क्या तुम यहाँ पर मुझे देखकर तुम्हारी बॉडी जम गई है, अगर तुम सच में यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से अपनी जान की भीख मांगो मुझसे। ये बात सुनने के बाद रेमंड हंसता है और गुस्से में आकर अपना माना रिलीज करता है और उससे कहने लगता है ए तुच्छ इंसान, कीड़े कहीं के, तेरी की ऐसी की तैसी मारूं तो तेरी हिम्मत कैसे हुई, साले अपनी औकात से बढ़कर बात करता है, अपने बाप से पंगा लेगा, तुझे लगता है कि तुम मुझसे अपनी माफी मंगा पाएगा। ये देखने के बाद फेडरिक की एकदम से फट जाती है और कहने लगता है कि आखिरकार ये मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर जो रेफरी होता है अनाउंस करता है कि सभी के सभी लोग अपनी पोजीशन में पहुंच जाओ, मैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तभी फेडरिक अपनी मैजिक सर्कल को पावर का इस्तेमाल करते हुए फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है
और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और ये सेकंड सर्कल का तक कैसे पहुंच गया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तभी वो अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए सेकंड मैजिक सर्कल में सेकंड सर्कल के मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो रेमंड पर उससे अटैक कर देता है। लेकिन रेमंड भी उसके सामने शांति से खड़ा रहता है और अपनी शील्ड बना लेता है। जैसे कहा उसका अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करता रेमंड पर, और रेमंड उसको देखता है। तभी वहाँ की जो प्रोफेसर होते हैं ये देखने के बाद काफी तो खुश होते हैं और उससे कहने लगते हैं मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी अपने इस शील्ड को कास्ट कर लिया और उसने अपनी शील्ड को इतना ज्यादा पतला बनाया है ताकि वे अपने आप को हीट वेव से बचा सके। ये बात सुनने के बाद वो रेफरी वाला जो प्रोफेसर होता है उसके पसीने छूट जाते हैं और मन में सोचते कहने लगता है कि जो रसियल रेमंड है वो अभी तक अपनी स्किल्स को छुपा कर रखे हुए था। तभी फेडरिक ये काफी देखकर काफी तो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहने लगता है अच्छा तुम अभी भी यहाँ पर एंड्योर करने में लगे हुए हो लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते ज्यादा देर तक। और इतना ज्यादा मैना इस्तेमाल करने के कारण इसकी जो फायर पावर है वो खत्म हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाता है रेमंड और वह भी अपने मैजिक एरो का फायर एरो का इस्तेमाल करता है। और जैसे फायर एरो का इस्तेमाल करता है तो वो जो एरो होता है वो फेडरिक की तरफ जाने लगता है और फेडरिक का मैजिक धीरे धीरे करके कमजोर होता जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले तो सेकंड सर्कल की शील्ड का इस्तेमाल करता है और उससे पूछने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सामने वाला रेमंड है वो सच में सेकंड सर्कल तक पहुंच चुका है और वो शील्ड का जैसे इस्तेमाल करता है तो रेमंड का अटैक उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करता। लेकिन वो अचानक से किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जो रेमंड है वो ऑलरेडी एक फायर एरो का इस्तेमाल कर चुका है लेकिन वह फिर से एक और फायर एरो का इस्तेमाल करता है जिसको देखने के बाद फेडरिक ही फट जाती है और कहने लगता है कि ये बस बात पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, विश्वास नहीं होता मुझे कि ये सिर्फ सेकंड सर्कल है और इसने दूसरा एरो भी तैयार कर लिया था वो भी इतनी जल्दी। और वो कई सारे एरोस लगातार शूट करना चालू कर देता है उसकी शील्ड पर। इसको देखने के बाद बाकी के प्रोफेसर भी शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है कि ये डबल कास्टिंग का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। तभी दूसरा प्रोफेसर कहने लगता है मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, मुझे लगता है कि ये डबल कास्टिंग का इस्तेमाल कर रहा है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी कास्ट करने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज है। तभी फेडरिक मन में सोचते कहने लगता है ये सब देखने के बाद क्या तुम फायर एरोस ही बना सकते हो और कुछ नहीं कर सकते? तो अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, अब तुम मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते हो। तभी सेकंड सर्कल के मैजिक का इस्तेमाल करता है प्रोटेक्शन, जिससे वो फायर से बच सके। तभी रेमंड हंसने लगता है और उससे कहने लगता है मैं इसी चीज का तो इंतजार करने में लगा था काफी देर से। और वो जो फेडरिक होता है वो अभी मन में सोचते हुए ये कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इसका मानो जैसे खत्म हो जाए तब जाकर इस बंदे से अगर फाइट करता हूँ तो मेरी जीत यहाँ पर पक्की है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रेमंड होता है वो अपने सारे के सारे मैजिक को कैंसिल कर देता है, उसके सभी के सभी एरोस वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो एकदम से शॉक हो जाता है। लेकिन जो रेमंड होता है वो फायर मैजिक की जगह पर विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और विंड एरोस पर शूट कर देता है, जिससे कारण उसकी जो शील्ड होती है वो टूटने लगती है। ये देखकर फेडरिक शॉक होते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इसने मेरी शील्ड को आइडेंटिफाई कर लिया है और अपने बीच में मैजिक बदल दिया है। और प्रोफेसर भी इसको देखकर काफी खुश होते हैं और कहने लगता है कि ये सच में वही रसियल रेमंड है जिसको हम जानते हैं। और बाकी के लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि यहाँ पर फेडरिक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि डर के मारे उसके पसीने छूट रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर रेमंड अभी भी हार नहीं मानता है और वो फेडरिक की तरफ बढ़ने लगता है उसे बुजुर्ग से पीटने के लिए। और वो अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक पंच मारता है उसके पेट में जोड़ते फेडरिक के, जिससे कारण उसके मुंह से भाई सब छी भाई देख कर क्या ही बोले, इतनी गंदी हालत हो जाती है ना इसकी कि अपने मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन रेमंड उसे बिल्कुल ही मौका नहीं देता दोबारा से मैजिक इस्तेमाल करने का और वो लगातार उसके मुंह पे दे मार सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली अपनी। ये देखने के बाद जो बाकी के प्रोफेसर होता है, जो रेफरी वाला प्रोफेसर होता है, वो जुड़ से चिल्ला पड़ता है कि आखिरकार ये किस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, इस बंदे को यहाँ पर जल्दी से रोको, हमें इस मैच को जल्दी से रोकना होगा। तभी वहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं वो उसको रोकते हैं। उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जरा तुम ध्यान से देखो पहले, ये अपनी रेमंड अपनी पूरी की पूरी बॉडी को मैजिक से कवर करके रखा हुआ है। ये बात सुनने के बाद वो रेफरी प्रोफेसर काफी तो शौक होता है और वो ध्यान से देखता है सबसे पहले तो रेमंड को और कहने लगता है उसको देखने के बाद चिल्लाते हुए ये अपनी माना को बिल्कुल नाइट की तरह इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। तभी प्रोफेसर कहने लगता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कहाँ से सीखा इस माना को इस तरीके से इस्तेमाल करना, लेकिन आखिरकार इसने अपने माना का इस्तेमाल करने को एक तरीका ढूंढ ही लिया है और ये चीज इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा बेटर है। दूसरी तरफ हमें दिखा था रेमंड को जो बुरी तरीके से उस फेडरिक की बैंड बजाने में लगा हुआ होता है, उसकी शकल पर इतने मुक्के मारे साला पहचान भी नहीं पाएगा उसके मम्मा पापा भी। और सब लोग रसील की तारीफ करने लगते हैं, खासकर वो प्रोफेसर। और भाई उस फेडरिक की इतनी बुरी हालत कर दी होती है कि जमीन में भी छेद कर दिया है मार कर उसके। और सभी के सभी जो स्टूडेंट होते हैं जब रसील को रेमंड को इस तरीके से फेडरिक को पीटते हुए देखते हैं तो भाई सभी के पसीने छूट जाते हैं डर के मारे, और खासकर उस रेफरी वाले प्रोफेसर के। और वो इतना ज्यादा घबराया होता है, उसने ज्यादा पसीने छूट रहे होते हैं और कह रहा होता है मन में सोचते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब दूसरे वाले प्रोफेसर होते हैं वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस चीज का इंतजार करने में लगे हुए हो, तुम्हें ही लगता है कि तुम्हें अब विनर को अनाउंस कर देना चाहिए, ऑलरेडी मैच खत्म हो चुका है पहले ही। ये बात सुनने के बाद वो सबसे पहले अनाउंस करता है कि इस मैच का जो विनर है वो रसियल रेमंड है। और वहाँ पर हमारा MC यहाँ पर खड़ा हुआ था एकदम पोज मारते हुए कतई, और वो प्रोफेसर वहाँ पर आता
और वो उससे कहने लगता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जो रेमंड होता है वो उससे कहने लगता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। तभी प्रोफेसर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी रेमंड उससे कहने लगता है क्लास के रूल्स के अनुसार जब तक हमारा जो अपोनेंट है वो सरेंडर ना कर दे तब तक किसी की विक्ट्री तय नहीं होती, और जो जीतने वाला बंदा है वो जब तक चाहे तब तक नेक्स्ट अपोनेंट को टारगेट कर सकता है और सभी को चैलेंज कर सकता है बैक टू बैक, और चैलेंज करने की कोई लिमिट नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये बात देखने के बाद वहाँ के स्टूडेंट कतई शौक हो जाते हैं और वो सब उस दूसरे वाले स्टूडेंट को चैलेंज करता है पहले तो रेमंड, और सभी स्टूडेंट को धो धो के पीटना चालू कर देता है। और वो चैलेंज करते हुए लगता है चुजे जल्दी से दराबे। और तभी जो प्रोफेसर होता है ये देखने के बाद कभी तो शौक होता है और उसको कहने लगता है ये बंदा लगातार 14 मैचेस को जीत चुका है, ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट इंसाइट को पा चुका है। मेरी जो टीचर है उन्होंने सिर्फ एक ही बार इस रसियल रेमंड को देखा है, लेकिन फिर भी इसके माना का जो पोटेंशियल है उन्होंने हाल पहचान लिया। खैर कोई बात नहीं, मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आई कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो कैसे हो गया। अभी तक तो ये बहुत ज्यादा कमजोर था, इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया वो समझ नहीं आया मुझे। रसियल रेमंड आखिरकार तुमने क्या छुपा कर रखे हुए हो। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आने में लगे हुए थे कि तुमने काफी ज्यादा मिशन कंप्लीट कर लिया है, तुम्हें रिवॉर्ड माना स्टोर रिवॉर्ड मिलने लगता है। लेकिन अचानक से एक रिवॉर्ड एक टाइम ऐसा भी आता है रिवॉर्ड के तौर पर क्वेश्चन मार्क मिलता है, और मन में सोचते क्या लगता है कि मेरा इस बार का जो रिवॉर्ड है वो सारे के सारे जो रिवॉर्ड है वो इस कंपार्टमेंट में चले गए हैं। और वो अपना हाथ उधर डालता है तो किसी चीज को देखकर वो शॉक हो जाता है, और वहाँ पर उसके हाथों में एक मैप बना होता है, एक मैप बहुत बड़ा जहाँ पर एक निशान बना होता है। इसको देखने के बाद नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें इस मैप की लोकेशन पर जाकर फाइंड पता लगाना है, और जब तुम वहाँ पर लोकेशन पर पहुंच जाओगे तो वहाँ पर एक लाइट तुम्हें वहाँ पर रास्ता दिखाएगी, और गिफ्ट के तौर पर इस मिशन को कंप्लीट के रिवॉर्ड के तौर पर कंप्लीट करने के लिए इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन्स मिलेंगे, वो भी 5। और वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम थर्ड सर्कल तक पहुंचना होगा। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और वो अपने थर्ड सर्कल के बारे में बताने लगता है, और बताता है कि मैं थर्ड सर्कल के लिए पहुंचने के लिए मैंने काफी देर ट्राई किया था पिछली लाइफ में, लेकिन मैं कभी भी उस लेवल तक पहुंच नहीं पाया। तो क्या मैं इस बार पहुंच पाऊंगा? और तो और इस मैप के अनुसार ये जगह कहाँ पर है। और वो प्रोफेसर की लाइब्रेरी में चला जाता है और कहने लगता है कि अगर मैं प्रोफेसर की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद मुझे इस जगह के बारे में पता चल जाए और मुझे कोई क्लू पता चल जाए। और वहाँ पर छानबीन करना चालू कर देता है बुक्स में, और वो सबसे पहले तो एंडेमान किंगडम की टेरिटरी के बारे में पता लगाता है, और जैसे जैसे धीरे करके इकट्ठा करके मतलब जानकारी इकट्ठी करता है तो अंत में उसको सिर्फ एक रिजल्ट पता चलता है। इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ने के बाद भी जो जगह वह ढूंढने में लगा हुआ है उसे वह जगह वो नहीं मिलती। इसको देखकर वो काफी उदास होने लगता है और मन में सोचते क्या लगता है शिट, मैंने यहाँ पर मैप को पता लगाने के लिए काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है अपना। सबसे पहले तो मैं थर्ड सर्कल पहुंचने के लिए ट्राई करूंगा, उसके बाद ही कुछ ट्राई करूंगा। तभी ये बाहर जैसे ही निकलता है रीड करने के बाद तो बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं वो रेमंड को देखने के बाद काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और इस वक्त रेमंड काफी ज्यादा खुश है और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस लाइफ में दूसरों की तरह जो रिसेंटमेंट था और जो मुझे बुली किया जाता था मैं उससे आजाद हो चुका हूँ। और इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर अकेला हूँ चिल मार के। तभी पीछे से आकर कोई आवाज देता है और चुरों से चिल्लाता है रसियल रेमंड। तभी पता चलता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर है जो कि उससे कह रहे होते हैं क्या तुम मुझसे आकर मेरे ऑफिस में मिलोगे। और रेमंड मान जाता है और काफी तो खुश होता है। और वो तभी प्रोफेसर होता है, वो उससे पूछ रहा होता है कि ऑलरेडी समर टाइम आ चुका है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तभी रेमंड कहने लगता है अभी तो नहीं। तभी प्रोफेसर उससे पूछ लगता है अगर तुम्हारे पास सच में अगर टाइम है तो मेरे साथ रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना चाहोगे। ये बात सुनने के बाद रेमंड का शौक हो जाता है। साहबत प्रोफेसर होते हैं उससे कह रहे होते हैं कि जिस तरीके से तुम डिपेंड करता है तुम पर किस तरीके से तुम उसमें काम करते हो, तुम्हारे पास फ्यूचर में जिस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करेंगे उसमें अपना नाम डालने की, नाम लिखने की, ऑथर के तौर पर नाम डालने की परमिशन मिल जाएगी मेरे साथ। तो आखिरकार तुम इस ऑफर के बारे में क्या सोचते हो। लेकिन उसकी जो नजर होती है रेमंड की वो उस बुक पर जाती है। उस बुक पर एक मैप बना होता है, एक जगह बनी हुई होती है जिसको देखकर वो शौक हो जाता है। और वो जब उसको देखता है तो उसको एकदम से सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ जो प्रोफेसर होता है वो रेमंड से पूछने लगता है रसीला आखिरकार तुम किस बारे में सोचने में लगे हुए इतनी ज्यादा गहराई से। तभी जो रेमंड होता है प्रोफेसर से माफी मांगता है और उससे क्या लगता है मुझे माफ कर दीजिएगा प्रोफेसर, लेकिन इस नंबर में मेरा ऑलरेडी प्लान बन चुका है तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट में आपकी मदद कर पाऊंगा इस बार, तो इसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ पहले से ही। लेकिन ये प्रोफेसर होता है वो इस वक्त काफी ज्यादा गंभीर होता है और मन में सोचता क्या लगता है क्या, लेकिन अभी तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम इस वक्त पूरी तरीके से फ्री हो। तभी रेमंड उससे कहने लगता है उस बुक को दिखाते हुए कि मैं इस जगह पर जाने वाला हूँ अपनी इन छुट्टियों में, और वो उस बुक को उस प्रोफेसर को दिखाता है। और प्रोफेसर इसको देखने के बाद कहने लगता है तो अच्छा तुम वेकेशन पर जाना चाहते हो। और जब वो उस जगह को देखता है तो प्रोफेसर भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और बताता है ये जगह तो मालदीव है। और तभी जो रेमंड होता है उसे नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है एक कैरेज में जाते हुए, और ये जब उस कैरेज में जा रहा होता है तो इस वक्त रेमंड काफी ज्यादा खुश है और इसकी खुशी इसकी स्माइल से झलकती है। और तभी वह अपने स्पेशल कंपार्टमेंट का इस्तेमाल करता है और उसमें से कुछ निकालते हुए लगता है कि ये जगह तो वाकई में बहुत ज्यादा दूर है, अब मुझे यहाँ पर कुछ खा लेना चाहिए। और तभी वो खाने के लिए पता खाना नहीं निकालता, वह माना स्टोन निकालता जैसे सिस्टम के द्वारा उसे मिले थे।
और उसे खाते हुए कहने लगता है कि इसे खाने के बाद मेरा पेट खुद देर के लिए भर जाएगा बढ़िया, वो भी फुल एनर्जी से। दूसरी तरफ जो उस कैरेज को चलाने में लगा हुआ होता है उसे काफ़ी तो गर्मी लगने में लगी हुई होती है और वो कह रहा होता है कि मैं पता है कि ये समर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हॉट है, ये कितनी ज़्यादा अजीब है। दूसरी तरफ जिस तरीके से वो कैरेज जा रही होती है तो उसके पहियों में से आग निकल रही होती है, आग, ये कितना ज़्यादा अजीब बात है। और अंदर हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जो रेमंड होता है वो उसको खाने के बाद अपनी माना प्रैक्टिस करने में लगा हुआ होता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से आग निकलने में लगी हुई है। और रेमंड मन में सोचते कहने में लगा हुआ होता है कि मुझे मालदीव पहुंचने से पहले थर्ड सर्कल पर पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है और वो किसी चीज को देखकर मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि जो रेमंड है वो वाकई में मालदीवा पे जाना चाहता है। खैर उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, मैं गैस करता हूँ कि ये उसके लिए काफी अच्छा सफर रहेगा और जो कुछ अच्छा चीज हासिल कर लेगा वहां पर जाकर। और भाई क्या ही ड्रिंक दिखाई जा रही है, आखिरकार वह भी मालदीवा में जरूरी होगी। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिसकी ये बात करने में लगा हुआ है मालदीवा में वो और कोई नहीं है बल्कि वही स्नो वाइट है, वो इसकी टीचर। भाई साहब कतई भाई साहब 80 की हो चुकी है लेकिन जवानी ना चाह रही इसकी, बुढ़ापे में भी जवानी चढ़ी है, मैजिक इस्तेमाल कर कर बिल्कुल जवान बन चुकी है। खैर ये मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था और इस सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए और कब चाहिए। अगर चाहिए जल्द से जल्द तो यार ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।